अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th आज हमारा चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट होने जा रहा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डज अ रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक रिएक्शन जो है वो कैसे होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका हमने हल ढूंढना है, जिसको हमने एक्सप्लेन करना है। हाउ डज अ रिएक्शन टेक्स प्लेस, एक रिएक्शन कैसे अकर होता है, एक रिएक्शन कैसे होता है। तो आइए जरा इसको हम डिटेल में आज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ की पॉइंट्स जो है ना वो याद रखने होंगे और साथ साथ मैं इनकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। आपने इनको गौर से समझते जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट, अ केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड। देखो बच्चों, आपके पास फॉर एग्जांपल हम एक कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर हम दो तरह के मॉलिक्यूल्स को ऐड करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले लिए, फिर दूसरी टाइप के मॉलिक्यूल हमने ये ऐड करवा दिए। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट किस्म के, ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे। किसके साथ कोलाइड करेंगे? ये कोलाइड करेंगे कंटेनर्स के साथ, इधर वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ और आपस में। तो इनकी कोलिजन की वजह से हमेशा रिएक्शन होता है। और कोलिजन भी इनकी कौन सी होनी चाहिए जी? इनकी कोलिजन बेटा इफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन कब होती है? जब वो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएं जिनकी एनर्जी जो है वो सफिशिएंट यानी काफी एनर्जी है, जो कि रिएक्शन को लीड कर सकती है, यानी रिएक्शन करवाने के काबिल है। तो इसलिए आज से मैंने आप लोगों को क्लास के दौरान भी बताया था और आज फिर बता रहा हूं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स बच्चों जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है, हमेशा रिएक्शन में वही हिस्सा लेते हैं। बाकी जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से कम होती है वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। तो ये बात आपने जहन में बिठा लेनी है कि सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन करने वाले मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी सफिशिएंट हो, जिनकी एनर्जी काफी हो रिएक्शन को लीड करने के लिए, सिर्फ वही रिएक्शन देंगे। उसके बाद देखें जी, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एनर्जी जो होती है वो हाई होती है, तो उनको हम बोलेंगे एक्साइटेड मॉलिक्यूल। ये एक्साइटेड के स्पेलिंग थोड़े से यहाँ मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें। एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। तो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है और एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रखते हैं और यही मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करवाने के काबिल होते हैं। उसके बाद देखें जी, पॉइंट नंबर 4 है, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये टेम्परेरी हाई एनर्जी स्टेट बनाते हैं सबसे पहले, जिसको हमने बोलना है ट्रांजिशन स्टेट। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि जब भी कोई रिएक्शन अकर होता है तो उस रिएक्शन में सबसे पहले एक स्टेट आती है जिसको आप बोलते हो ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट एक हाई एनर्जी स्टेट है, एक ऐसी स्टेट है जो कि अनस्टेबल होती है और शॉर्ट टाइम के लिए लिविंग होती है, कुछ देर के लिए आती है। उस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने अच्छी तरह से याद करें। टेम्परेरी है जी, कुछ देर के लिए, यानी ये ज्यादा देर नहीं रहती, लम्हाती थोड़े देर अरसे के लिए आती है। तो इस स्टेट को हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है जी। उसके बाद देखें जी, एक छोटी सी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। वो डेफिनेशन है एक्टिवेशन एनर्जी की। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। और एक्टिवेशन एनर्जी लाजमी रिक्वायर होती है। मैंने आपको बताया ना कि रिएक्शन जो है वो उन्हीं मॉलिक्यूल से होता है जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हो, और वही एक्टिवेशन एनर्जी पोजेस करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी जब तक उन मॉलिक्यूल्स में नहीं होती तब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता। एक केमिकल रिएक्शन को होने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी होना जरूरी है। एक्टिवेशन एनर्जी को हम नेक्स्ट एक्सप्लेन भी करेंगे। आइए जरा दो टर्म्स जो कि आप जिनसे आप पहले से फैमिलियर हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो इसमें जरा देखें तो एक्सोथर्मिक ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हरारत जो है यानी हीट जो है वो क्या होती है? हीट रिलीज होती है। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं जी। और दूसरा है एंडोथर्मिक, जिसमें हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। तो इनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट न्यू है और उसको ये लेक्चर समझना है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का, तो इससे पिछले दो लेक्चर नंबर 3 का हाफ पार्ट पहला और फिर लेक्चर नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट, ये दोनों एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन किया गया है।
लास्ट पॉइंट जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है लेकिन दोबारा से मैंने लिख भी दिया है, द मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी मोर देन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है वही हमेशा रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, वही हमेशा रिएक्शन में जाएंगे। बस ये बात आपने याद कर लेनी है। आइए जरा कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं हम इन्हीं पॉइंट्स की और इनको जरा सीखते भी हैं। आपके पास क्या होता है जी, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन क्या है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की। अच्छा, ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से पहले ना एक छोटा सा जनरल रिएक्शन यहां पर कर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ना दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल है A2, उसके साथ रिएक्शन हो रहा है जी, मॉलिक्यूल है B2, इसका आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन बेटा यहां पर एक शॉर्ट टर्म के लिए एक स्टेट आएगी जिसको हमने क्या बोलना है जी, क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। यस, बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रांजिशन स्टेट आएगी। ये ट्रांजिशन स्टेट शॉर्ट टाइम के लिए आती है, ये हाई एनर्जी होती है। और आफ्टर रिएक्शन यानी जैसे ही ये जो हाई एनर्जी स्टेट ट्रांजिशन स्टेट है ये टूटेगी, फौरी तौर पर प्रोडक्ट बना देगी, यानी यहां पर 2AB, 2AB मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये आपने जनरल रिएक्शन किया। रिएक्टेंट्स जो हैं उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, ट्रांजिशन स्टेट बनाई, ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन कहां गया, प्रोडक्ट साइड पर, प्रोडक्ट बनाई। तो आइए जरा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कर लेते हैं। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में बेटा आपने याद कर रखना है कि यहां पर हमने दो तरह के ग्राफ बनाए हुए हैं। हमने यहां पर एक्सोथर्मिक के लिए भी बनाए हैं, हमने यहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी ग्राफ बनाया है। तो सबसे पहला रिएक्शन इसमें जरा गौर करें तो रिएक्टेंट की एनर्जी यहां पर मौजूद है। देखें हमने यहां पर वाई एक्सेस के ऊपर एनर्जी ले ली और एक्स एक्सेस पर हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले ली, इसमें भी हमने सेम किया। तो यहां पर देखें रिएक्टेंट यहां पर मौजूद है, ये रिएक्टेंट एनर्जी इनकी यहां पर है, ठीक है जी। अब ये रिएक्शन जैसे ही अकर होगा तो सबसे पहले आपको मैंने बताया ना रिएक्टेंट से पहले क्या बनता है, पहले यहां पर क्या बनेगा, यस ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो रिएक्शन की एनर्जी फौरी तौर पर इंक्रीज करती है और सबसे पहले जो ये स्टेट आती है इस स्टेट को हमने क्या बोलना है, ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी हाई हो जाती है। आफ्टर दैट स्टेट या तो रिएक्शन वापस रिएक्टेंट की तरफ आ जाता है या फिर प्रोडक्ट की तरफ। तो अगर प्रोडक्ट की तरफ गया है तो ये हमने देखा कि यहां पर क्या बन चुकी है, प्रोडक्ट बन चुकी है। अब अगर आप गौर करें तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, लिहाजा हम कहेंगे कि यहां पर एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है। लिहाजा ये ग्राफ किसके लिए है, ये एक्सोथर्म के लिए है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। ठीक हो गया जी, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो आप जरा यहां पर मुलाहिजा करें बेटा, रिएक्टेंट से लेकर ये ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए इनको एक एनर्जी की जरूरत पड़ी जिसका नाम क्या है जी, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए चाहिए ही चाहिए। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट्स ने इस बैरियर को क्रॉस करना होता है। इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर है। रिएक्टेंट्स को दूसरी सूरत में हम ये भी कह सकते हैं, रिएक्टेंट्स को ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है। तो यहां तक आपने बेटा इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास ये दूसरा ग्राफ है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो मेरे ख्याल में इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की अब जरूरत नहीं है। यहां पर आप देख रहे हैं रिएक्टेंट यहां पर मौजूद है, ये सारी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी रिक्वायर है जी, और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। लिहाजा ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। यहां पर हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है सराउंडिंग से सिस्टम में, तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन बन गया। और एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ये मौजूद है, इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए। तो ये कुछ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस थे जिनको हमने एक्सप्लेन किया। छोटा सा एक टॉपिक जो इसी के साथ ही मिला हुआ है, इसको जरा गौर से देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कैटलिस्ट। बच्चों कैटलिस्ट क्या होता है, मैं कैटलिस्ट को एक्सप्लेन करता हूं एक आम जनरल टर्म से। देखिए कैटलिस्ट क्या है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। लेकिन मैं इसकी एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग देता हूं, आप जरा गौर से सुने। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लाइक ऐसे तस्वर करें कि मोहल्ले में जो है ना कि लड़ाई कराने वाली आंटी, मैं कैटलिस्ट का हमेशा नाम ही यही रखता हूं। भाई इसकी रीजन क्या है, आप गौर देखें कि बजाहिर मोहल्ले में लड़ने वाली दो औरतें, उनको उनकी लड़ाई जो है वो चाहे सुस्त रफ्तार में चल रही हो, तो एक आध बीच में मोहल्ले की ऐसी औरत आ जाती है जो हमेशा क्या करती है, दोनों साइडों को बूस्ट अप कर रही होती है। उसको भी हल्का हल्का म्यूजिक देके उसको भी, दोनों को बूस्ट अप करती है और तेजी से लड़वाती है, और खुद उसमें इस्तेमाल नहीं होती, ना वो उस लड़ाई में खुद हिस्सा लेती है, सिर्फ क्या करती है, दोनों को बूस्ट अप करती है और लड़ाई तेज करती है। तो मैं कैटलिस्ट को भी यही नाम देता हूं,
बिकॉज कैटलिस्ट भी क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन खुद इस्तेमाल नहीं होता, ये खुद इस्तेमाल रिएक्शन के अंदर नहीं होता, ये जस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, जैसे उस आंटी ने लड़ाई को इंक्रीज करवाया। तो आइए जरा यहां पर एक चीज देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज कैसे होता है। ठीक है जी, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन कैसे, हाउ। बेटे याद रखिएगा, जो कैटलिस्ट है ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम करके। ये पॉइंट हम सीख लेते हैं अभी, आपको ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से ये पॉइंट मैं बताऊंगा कि हाउ कैटलिस्ट डिक्रीज या लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। और दूसरा ये अल्टर कर देते हैं पाथवे ऑफ अ रिएक्शन। एक रिएक्शन का जो पाथवे है, एक रिएक्शन का जो है ना वो एक रास्ता है, जिस रास्ते से या जिस मेथड से वो हो रहा है उसको चेंज कर देते हैं, पाथवे को, रास्ता ही तब्दील कर देते हैं रिएक्शन का। तो ये दो तरीके हैं जिससे एक कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। इसकी जरा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको अच्छी तरह से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर साइड पर मैंने एग्जांपल्स भी लिख दी हैं। निकल जो है ये हाइड्रोजनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, उसके अलावा प्लेटिनम जो है ये H2SO4 फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है, उसी तरह से क्लोरीन जो है वो ओजोन की डिकम्पोजिशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो काफी सारे जो है ना वो कैटलिस्ट मौजूद हैं जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर जरा गौर करें तो हमने अगेन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाया हुआ है, जो यहाँ पर आपको ये ब्लू लाइन में नजर आ रहा होगा, यहाँ से ये वाला। ठीक है जी, ये वाला जो ग्राफ है, यहाँ पर देखें रिएक्टेंट यहाँ मौजूद है, प्रोडक्ट यहाँ पर बने हुए हैं, तो डेफिनेटली रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, लिहाजा ये ग्राफ जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। और यहाँ देखें तो ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट वाली मौजूद है जगह, लेकिन जब हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो बेटा ट्रांजिशन स्टेट वाली जगह ये आ चुकी, यानी अब यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी है, यहां तक EA है, पहले EA यहां से लेकर यहां तक थी, बहुत बड़ा गैप था। ठीक है जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया गया है, एक्टिवेशन एनर्जी को बस इतना ही कर दिया गया है, ये बस। ठीक है जी, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है जब हमने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो याद रखिएगा बच्चों, एक कैटलिस्ट जो होता है वो हमेशा केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। हाउ इट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, तो इसका आंसर आपने 2 पॉइंट्स में देना है, जो 2 पॉइंट्स आपको मैंने लिख के दिए हुए हैं। इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी और इट अल्टर्स द पाथवे ऑफ अ रिएक्शन। तो यहां तक बच्चों आज का आपका लेक्चर था, इसको अच्छी तरह से नोट कर लें और अच्छी तरह से जहन में रखें। अगर कोई बात आपने पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 के लिए हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। इसके साथ साथ छोटी सी रिक्वेस्ट भी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज।